चलिए पहले खत्म तो करें। आज पढ़ना है हम लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लीगेंड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। इस थ्योरी में ये थ्योरी दिए हैं बाई बेथे, BETHE, बेथे। 1932 में थ्योरी दी है, 1950 से ये थ्योरी एक्टिव हुआ है ना। रिसेंट थ्योरी है अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसमें कहा क्या गया, ये सब बातें समझना है। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कैसा मॉडल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है। दूसरा बात, इसमें मेटल और लिगेंड को मेटल लिगेंड consider as पॉइंट चार्ज। मेटल को और लिगेंड को कंसीडर किया गया है पॉइंट चार्ज के रूप में। पॉइंट चार्ज के रूप में एग्जाम्पल, जैसे मेटल को कंसीडर कर दिया गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और लिगेंड दो तरह का, यदि वो लिगेंड एनायन है तब तो खुद ही वो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, और यदि वो लिगेंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है, तब उसको डाइपोल समझा जाएगा, है ना। न्यूट्रल लिगेंड को क्या समझेंगे? डाइपोल। तो तीनों चीज मेटल और लिगेंड को कंसीडर किया गया किस रूप में? पॉइंट चार्ज के रूप में। द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड considered purely ionic, purely आयनिक नेचर। मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड जो है वो प्योरली आयनिक नेचर, क्योंकि मेटल को पॉजिटिव चार्ज, नन मेटल को नेगेटिव चार्ज, यानी लिगेंड को नेगेटिव चार्ज, है ना। एनायनिक लिगेंड लिख दो, एनायनिक लिगेंड को नेगेटिव चार्ज। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 3 पॉइंट बोले। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें मेटल और लिगेंड को पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, जिसमें मेटल पॉजिटिव चार्ज है, एनायनिक लिगेंड नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रल लिगेंड को हम लोग
डाइपोल समझते हैं। जो बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच, वो बॉन्ड किस नेचर का होगा? आयनिक नेचर का। दैट इज नॉट कोवेलेंट, दैट इज आयनिक। एक्चुअली में ये थ्योरी शुरू होता है, अब कहता है कि मेटल और लिगेंड जब आपस में इंटरेक्ट करता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज के रूप में या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन करता है। मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स present in the d orbital of metal undergoing repulsion with the electrons of ligand, with the electrons of ligand। और इस रिपल्सिव फोर्स के वजह से, इस रिपल्सिव फोर्स के वजह से डी ऑर्बिटल की एनर्जी एलिवेट कर जाती है, बढ़ जाती है ना। इस रिपल्सिव फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। और हमेशा ऐसे ही होता है, जैसे आप किसी से लड़ने वाले हैं, दैट इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने वाला है, तो आपकी थोड़ा सा एनर्जी, आपकी एनर्जी जो है हाई हो जाती है, और इस हाई एनर्जी पे सब गड़बड़ हो जाता है, मतलब मारा पीटी हो जाता है नहीं। तो इस हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल अंडरगोइंग रिपल्सन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। तो इस हाई एनर्जी पे डी ऑर्बिटल के 5 घर होते हैं, कुछ एक्सिस पे होते हैं, कुछ प्लेन पे होते हैं। तो ये डी ऑर्बिटल का ये 5 घर जो है ना, पांचों की एनर्जी हाई हो जाती है। तो 5 में से 2 की एनर्जी थोड़ा ज्यादा ही हाई हो जाती है। जैसे आप लोग 5 दोस्त लड़ने के लिए गए, अब सामने में रिपल्सिव बातें हो रही है, अब उसमें से 2 को एकदम सामने पड़ रहा है, एकदम छतिया धकेल धकेल के कह दिया कि देख लेंगे तुमको, है ना, एकदम सामने आया था। 3 को तो बगल में था, लेकिन वो 2 को सामने आया है। अब वो 5 में से 3 समझा रहा है, वो 2 एक ठोको, अरे छोड़ दो ठीक हो जाएगा सब बढ़िया है। वो कह रहा है न बिना मारले हम छोड़बे न करेंगे आज। मतलब क्या है, वो दोनों का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग हो गया है, आई तीनों अभी मिनिमाइज करने के चक्कर में है। तो वो जो 2 है ना, वो डी ऑर्बिटल तोड़ देता है कि ना हम मारबे करेंगे, तू लोग साथ रह चाहे ना रह, ठीक है, आज इसको छोड़बे ना करेंगे, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स अनसिमेट्रिकल फील्ड पैदा कर देता है, जिसमें 3 ऑर्बिटल थोड़ा कम एनर्जी पे, और 2 ऑर्बिटल जो एकदम सामने में है, जो एक्सिस पे है, वो हाई एनर्जी पे, और 2 सेट में डी ऑर्बिटल टूट जाता है। ये डी ऑर्बिटल के टूटने की कहानी है ना। एक ठो को कहते हैं T2G ऑर्बिटल, और एक ठो को कहते हैं EG ऑर्बिटल। तो अब यही लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन द डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल अंडरगोइंग रिपल्सन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड ड्यू टू these repulsive force the energy of degenerate
d orbital get increased or elevated or elevate. Due to this repulsive force, the energy of degenerated d orbital get increased और elevate. degenerate d orbital मतलब वो पांचों घर की बात कर रहे हैं जो सेमी एनर्जी पे था, उसकी एनर्जी क्या कर गई, या इंक्रीज कर गया, या एलिवेट वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये सब कब होगा, when metal and ligand come to each other। और ये तब होगा जब मेटल और लिगेंड आपस में आमने सामने होंगे। लिख दिए, लिख दिए। लिख दिए। नेक्स्ट, at this increased energy, at this elevated energy, the degeneracy of d orbital get degenerate, degeneracy of d orbital get degenerate into two set of orbital, namely T2g and Eg. Out of 5 orbital of d, 3 orbital, namely dxy, dyz, dzx, lie on the plane and suffer from less repulsion from T2g orbital.
while two orbital lie on the या lie at the axis, lie at the axis, namely dx square by square and dz square suffer from more repulsion in octahedral field and form EG orbital. है ना, dx बाई डी बाई जेड, एक्सिस और प्लेन क्या लिखे हैं वो यहां पर समझा भी देते हैं। ये एक्स है, ये बाई है। यदि ऑर्बिटल इस तरह से बनाएंगे तो इसको dx बाई बोलेंगे और ये x बाई प्लेन ही कहलाता है। और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जो लिख रहे हैं एक्सिस पे लिख रहे हैं, ये क्या होता है? तो ये देखिए ऑर्बिटल एक्सिस पे बनाते हैं। एक्स और बाई ये है, तो ये ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये एक्सिस है और ये प्लेन है। तो एक्सिस पे ये ज्यादा रिपल्सन है, प्लेन में कम रिपल्सन है, जिसके वजह से ये जो 5d ऑर्बिटल खुद के थे उसकी एनर्जी लोअर्ड और हाइयर हो गई, जिसके वजह से वो 5 आपस में ही टूट गया 2 सेट में, T2G और EG। वैसे ही हाल है, जो 5 दोस्त रिपल्सन में थे तो 2 ठो ज्यादा ही एकदम सामने में आ गया था ना। अब वो 3 ठो वो कहा भैया तू लोग जाए गए तो जाओ, हम तो आज देख ही लेते हैं। एनर्जी ज्यादा पड़ गया तो टूट गया ना, वो 2 रह गया और 3 वो घर चला। ठीक है, तो ये मेटल और लिगेंड जब आमने सामने होगा ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में तब ये होगा, जबकि टेट्राहाइड्रल फील्ड में ये नहीं होता। टेट्राहाइड्रल फील्ड में वो 3 जो है वो सामने आ जाता है और उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और EG जो एक्सिस पे है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। सेट यही रहेगा लेकिन एनर्जी ज्यादा और कम फील्ड के हिसाब से। तो 2 बात ही आपको जानना है अच्छे से कि ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा होती है और टेट्राहाइड्रल फील्ड में प्लेन वालों की एनर्जी ज्यादा होती है। बस, तो डी ऑर्बिटल टूट गया। ठीक है, डिजेनरेट जो लिखे दैट इज द स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिट डिजेनरेट टूट जाना। यदि लिगेंड अनसिमेट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है तो और ये इजी हो जाता है इसके टूट जाना। If the ligand produced
unsymmetrical field the d orbital easy to split. अब देखो अनसिमेट्रिकल फील्ड और सिमेट्रिकल फील्ड का क्या कहानी है। यदि लिगेंड ऐसा हो, जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े थे CONH3 हॉल 2 Cl4, यानी दूगो लिगेंड एक जैसा है और 4 लिगेंड एक जैसा है, तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो जाएगा, फील्ड कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। और यदि मेटल के साथ लिगेंड छो एक जैसा है तो फील्ड हो जाएगा सिमेट्रिकल। जैसे COCl6 CONH3 हॉल 6 है ना, पढ़े थे ना, CONH3 हॉल 6 ब्रैकेट क्लोज Cl3 बाहर, CONH3 हॉल 4 Cl2 अंदर, एक वो Cl बाहर, तो दो तरह का यानी हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ। तो अलग अलग लिगेंड होने से भी ये टूटना और आसान हो जाता है ना। ये एकदम सिचुएशन वैसे ही है, मेटल और लिगेंड, फील्ड सिमेट्रिकल, फील्ड अनसिमेट्रिकल। क्या आप लिखें बताओ, इरेज हो गया, इरेज कैसे हो गया। ये सब सूत्रधार है तुम लोग ये। हाँ। क्या चाहिए था, अभी सब चल ही रहा है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। पार्टी हो गया, सबका हो गया, अब तुम्हारा नहीं हुआ अलग मैटर है। देखिए लग गया सब। हाँ, यही सोच के बेचारा आते रहा अभी तक। बढ़े, चले भाई जल्दी से लिखो। अभी कुछ नहीं, सब बाबू पढ़ाने दो अभी, भाई बहुत बात बताना है, तो ये जरूरी थोड़े कि आज खत्म हो जाए। हो गया। हम्म, डी ऑर्बिटल इजी टू स्प्लिट, इजी टू स्प्लिट, टूटना और आसान हो जाएगा यदि ये कॉम्प्लेक्स अनसिमेट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। अनसिमेट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा दो अलग अलग तरह के लिगेंड रखने से। बड़े, अब देखो ये टूट रहा है और क्या हो रहा है यहां पर दिखाई देगा। देखो मेटल है, एम लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। मेटल का 5 ऑर्बिटल होता है डी में, ठीक है। डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी समझ लेगा, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर, डी जेड एक्स। लिगेंड इसके इंट्रैक्शंस में आएगा, लिगेंड 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 लिगेंड
लिगेंड 6 बनाए हैं। लिगेंड के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिगेंड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस इलेक्ट्रॉन पेयर से रिपेल करेंगे। तो जब और मेटल और लिगेंड आमने सामने होंगे, जब मेटल और लिगेंड आमने सामने होंगे तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और ये एनर्जी बढ़ने से आप समझिए कि यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी बढ़ के यहाँ पे डी ऑर्बिटल की एनर्जी आ गई है ना। अब इस एनर्जी पे डी ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल्स अलग एनर्जी पे सफर कर रहा है और 2 अलग एनर्जी पे सफर कर रहा है। 3 की एनर्जी उससे कम है क्योंकि लेस रिपल्सन पे, और 2 की एनर्जी उससे ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा रिपल्सन पे है ना। ये 3 ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दिस कंसिस्ट T2G ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे T2G ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे EG ऑर्बिटल। जिस एनर्जी पे ये ऑर्बिटल टूट जाता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर, ठीक है। और ये हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ये देखिए इसकी एनर्जी 2 ऑर्बिटल 5 में से 2 से कम गया है और इसकी एनर्जी 3 ऑर्बिटल से बढ़ गया है ना। वो लैम्डा नॉट जो लिखा हुआ है दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड है ना, स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना। पूरी भाषा में लिखें तो लिख देंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। ऑक्टाहाइड्रल फील्ड के लिए ही ओ लिखा हुआ है और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑर्बिटल इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। जल्दी से फोटो बना दीजिए। मेटल लिगेंड का इंट्रैक्शन यहां पे क्या दिखाया गया है, मेटल लिगेंड का इंट्रैक्शन, मेटल लिगेंड इंट्रैक्शन, मेटल लिगेंड का इंट्रैक्शन और यहां पर दिखाया गया है एलिवेटेड एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल और एक ऐसा एनर्जी लेवल आया जिस पे ये डी ऑर्बिटल टूट गया, दैट एनर्जी लेवल इज बैरी सेंटर। लिखिए जल्दी से सब बात।
लिख दिए। हम्म मजाक के लिए उतना दूर बैठे ले आ गए हो नहीं। कितना मिस कर रहा है तुम। मज मजा ही। लो, अब लग मत जाना यहीं पे। ऐसे नहीं दोस्त होता है। दोस्त ऐसे ही होता है। अरे तुम दोस्त है। हाँ। तब हाँ, देखो मतलब बताइए। अब ये सब सर का काम अभी यही सब रह गया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और वाइटल इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। अब देखिए यहाँ पे
ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकलता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर -0.4x प्लस 0.6 बाई दिस वन। जहां पे x इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g orbital and y is equal to number of electron in Eg orbital। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg orbital है ना, जितना आप T2g में इलेक्ट्रॉन होगा और Eg में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनके नंबर हम लोग जोड़ेंगे और ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट, स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये वाला एनर्जी, ये वाला यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग मतलब हाई होगा, और यदि ये लिगेंड कमजोर होगा तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा। ठीक है, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी लिख लिया ये, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी depends on the nature of ligand। If the ligand is strong, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, the crystal field splitting energy is high, and in this case a splitting energy is high than P stand for pairing energy, लिख देंगे बगल में, P stand for pairing energy। The D4 configuration become T2G3 Eg0। T2G4 Eg0, चूंकि स्प्लिटिंग एनर्जी हाई है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में कूद के जा नहीं पाएगा, तो पेयरिंग हो जाएगा, है ना, P स्टैंड फॉर पेयरिंग एनर्जी। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन समझ रहा है, एक बार देखो, एक बार देख के भी समझ लो कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3 तो इसी में आना है, चौथा यहां आएगा, चौथा हो सकता है यहां जाए। तो यदि ये एनर्जी ज्यादा है, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, जो कब होगा ज्यादा, जब लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग,
तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये ज्यादा है तो ऊपर कूद के ना जा पाएगा, नीचे में ही पेयर्ड हो जाएगा। लेकिन यदि लिगेंड वीक है, जो अगले में लिखेंगे, इफ द लिगेंड इज वीक, दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड। The crystal field splitting energy is less in this case. D4 configuration, in this case splitting energy less than pairing energy. The D4 configuration become T2G3 EG1। बात पूरे समझना होगा। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोड्यूसेस, देखो अब सवाल है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 का मतलब हुआ ये आपका 4 घर है इसमें, 1 2 3 4 5, जिसमें T2G4 इसमें है 3 घर, है ना। तो D4 में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1 2 3 4। T2G4 में यही इलेक्ट्रॉन अरेंज होके हो जाएगा ऐसे। अब बोलो ई प्लस हाफ माइनस हाफ, जीरो, प्लस हाफ प्लस हाफ, और यही चीज वह यहां भी है। और इस केस में T2G3 ये और EG1 ये। अब बोलो कहां पे हाई स्पिन बन रहा है, कहां पे लो स्पिन बन रहा है। ऊपर में तो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो गया, तो प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना हुआ, 1। तो टोटल स्पिन हुआ 1। यहां पर प्लस हाफ सबका, तो टोटल स्पिन कितना हुआ। तो हाई स्पिन कहां बनेगा, यानी लो बिग बिग लिगेंड में। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोड्यूसेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यही सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, ध्यान रखना है, इसलिए एक बात लिखे भी है यहां पे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोड्यूसेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक लिगेंड produces high spin complex। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानने के लिए एक जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है।
पी मतलब पेयरिंग एनर्जी। पी मतलब पेयरिंग एनर्जी। A strong ligand produces कैसा कॉम्प्लेक्स? पहले भी था ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, पिछले दिन भी बता रहे थे, है ना। और यहाँ पे इस तरह से बताना है, लो स्पिन और हाई स्पिन लिगेंड के हिसाब से। वीक लिगेंड प्रोड्यूसेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन कहने का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर ज्यादा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू CFSE, अकॉर्डिंग टू CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, according to CFSE, the ligands are arranged in increasing order of थोड़ा सा CFSE नहीं CFT, the ligands are arranged in increasing order of CFSE, and this series known as a spectrochemical series। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से एक सीरीज बना दिया गया है लिगेंड्स का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से। और इस सीरीज को हम लोग, एंड दिस सीरीज ऑफ लिगेंड known as a spectrochemical series। अब देखिएगा, I माइनस Br माइनस HCN माइनस Cl माइनस H2 माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 माइनस H2O NCS माइनस EDTA4 माइनस NH3 इथिलीन डायमाइन CN माइनस CO। हाँ सर, क्या कीजिएगा, है ना। इसको तो याद ही करना होगा सर। नहीं सर, उतना तरीका दिए तो वो सब आधे नहीं किए तो छोड़ दिए आप ही पे, कि ये तरीका तो आजकल बच्चे अब निकालने लगा, हमको देने का क्या जरूरत है। नहीं, बहुत सारा चीज याद कराए होंगे तो याद कर भी नहीं किए, ये तो आप अपने से याद कर सकते हैं।
इससे पहले क्या क्या याद किए? ये थे। हम्म। देखो हम ये बता रहे हैं कि इतना लिगेंड जब आए तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसको आप वीक लिगेंड कहेंगे। और उतना जो लिगेंड दिखाई दे रहा है H2O NCS माइनस EDT4A माइनस, ज्यादातर न्यूट्रल लिगेंड आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। यहां से लेके यहां तक सब नेगेटिव लिगेंड दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो याद वाद क्या करना है, ज्यादातर यही तरीकों से इसको सीख लेना है। वो एक वो नाम रखने के लिए हम सीरीज लिख दिए। हाँ, कि इतना सारा कुछ लिगेंड होता है। क्या बोले अभी सुने? तो सुनिएगा नहीं काम की बात। हम बोले जिस पर नेगेटिव चार्ज सब है ना, ये सब वीक लिगेंड। और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल जो लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब इसमें आया होगा एक आध को ई वाला, देखो EDTA, तो उसका तो बातें अलग है ना? CN माइनस थी, ध्यान रखना है। लेकिन ज्यादातर F-Cl I Br- ये सब जो है, ठीक है, इतना से ही हो जाएगा। तो कायल सब याद रखो, स्ट्रॉन्ग और बिग कौन होगा। चार को तुम लो, जितना नाम उम लिखने वाला पढ़ा होगा उसमें ज्यादा जगह पे आया होगा इथिलीन डायमाइन NH3 CN माइनस CO। ये ज्यादा जगह पे इस्तेमाल होने वाला है ना? तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहने का मतलब है इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब एक एनर्जी निकाल के देखते हैं कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो इसका CFAC कितना आएगा? D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी T2G4 EG0 होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा? तो -0.4x प्लस 0.6 बाई ब्रैकेट क्लोज स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो 0.4 माइनस 0.4 गुना x बराबर 4 प्लस 0.6 गुना 0 स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, और माइनस नहीं लगाएं, 1.6 स्प्लिटिंग एनर्जी। यदि कॉन्फ़िगरेशन D4 है, लिगेंड वीक है, तो इलेक्ट्रॉन T2G3 EG1 हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऐसे केस में -0.4 गुना 3 प्लस 0.6 गुना 1, है ना? तो -1.2, है ना? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 1.6 स्प्लिटिंग एनर्जी आया। वीक फील्ड है, 0.6 आया। माइनस साइन तो इंडिकेट साइन करता है कितना, जितना था पहले उससे कितना कम एनर्जी आया या ज्यादा आया। लिखो जल्दी से, ये आपको निकालने के लिए सीख लेना होगा।
ये क्वेश्चन करवा दिए हम आपको। बाकी का लाइव क्या है बोले, क्रिकेट मैच है, बोले सुबह से 6 बजे से देखते हैं सर 12 बजे तक, उसके बाद जो होता है देखल जाता है। बिहार बोर्ड वाले को वो गेस पेपर नहीं, सैंपल पेपर भी आया है जी, देखा है तुम लोग? हम्म। 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 अभी जो आए हैं ना, वो एक दिन बनवा देंगे आपको, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग उस लायक तो दिखते नहीं हैं। यदि चाहेंगे तो हम बनवा देंगे, और आप नहीं चाहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। अब देखो, हम क्या बताना चाहते हैं, CONH3 हॉल 6 ऐसा है ये, Cl3 बार में एक कॉम्प्लेक्स, जिसको हम पकड़ के शुरू से मॉलिक्यूल पढ़े हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अब हम आज जान गए हैं कि NH3 कैसा लिगेंड है। NH3 हम लोग अभी जाने हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, अभी अभी जाने हैं। यहां से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देखिए NH3 यहां पे आता है, कितना स्ट्रॉन्ग है, या Cn- या CO, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब इसके बारे में और कितना इंफॉर्मेशन जानेंगे जो सवाल के रूप में आपको आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है, बोलिए। मुझे पूछने का मतलब है सीधा अपने बताना, +3। ठीक है, हमने आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बताया था कोबाल्ट का। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 36 आ रहा हो। ठीक है, अब हमारा सवाल है कि ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन का है, तो हम लोग CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, अपने संतुष्टि के लिए लिखते हैं। आर्गन है 4s0 है और 3D, तो 18 2 20 7 27, तो 6 लिख देंगे तो हो जाएगा, 18 6 24। अब इसका NH3 के प्रेजेंस होने के वजह से ये D ऑर्बिटल टूटेगा, और ये टूटेगा तो 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑर्बिटल टूट के हो जाएगा T2G और EG। चूंकि लिगेंड स्ट्रांग है, तो ये 6 का 6वां इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा, ऊपर कूद नहीं पाएगा। तो T2G6 EG 0, T2G6 EG
जीरो। क्लियर है इतना? अब क्या है कि इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला सामने, ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 5 6, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है, तो -0.4 × 6 प्लस कितना था, इंटू 0, और स्प्लिटिंग एनर्जी यहां निकाल, -2.4 स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। अब यदि ये पूछता है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको पेयर्ड दिखाई दे रहा है, दो गो डी और बाइटल, और बगला एस और पी में 6 गो अमोनिया आकर के इलेक्ट्रॉन रखेगा, और वो भी पेयर्ड ही कंडीशन में, तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और स्पिन इसमें तो फ्री है जे, है ना, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स सही है, चूंकि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू तो सब मिला के 0 आना है, आने की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सही है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा, 0 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा, सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड होता है, वहां पे कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले में कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है, और साथ में कलर्ड भी होता है। अब कोई ना कोई कलर्ड होता है। अब बताइए, इतना बिना पूछे बता दिए, कितना क्वेश्चन है जी, है ना, कितना क्वेश्चन है, किसी कॉम्प्लेक्स को पकड़ के अपने से इतना निकाल दीजिएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ जोड़ी थे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इसमें 6 है ना। चल जल्दी से, काम खत्म है। इतना ही के लिए जो लोग परेशान है, इतना ही तो बुझा नहीं रहा है, इतना ही आईआईटी और मेडिकल के सवाल आ रहे हैं, हर बार एक सवाल आता है।
तो कल बुला लिया जाए। क्वेश्चन बैंक बता देंगे। हम्म, ये सब बात देखो, हमरो छोड़ के तुमको सब समझ रहा है दीनानाथ। खाली हम ही समझ रहे हैं वो लड़का जैसे, बाकी सब तुमको लफंगा समझ रहा है। ये भी समझ रहा है वैष्णव के। हम तो तुमको एक पढ़ने वाला बच्चा समझ रहे हैं, बाकी उन्हें सब कुछ कह देता है, ये कुछ कह देता है, वो कुछ कह देता है। बताइए, देखिए समाज कैसा है। चलो आगे बढ़े। हाँ, समोसा बहुत छोटा चीज है यार, वो सब। उसे उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही देखो, ये 2 बोतल मांगते रहता है। उसको क्या किया जाए। हाँ, चलो, इसके लिए उतनी बात करनी है, सब बात वही है। COF6 3 - CO(x-6 बराबर -3)। बोलो कितना ऑक्सीडेशन नंबर CO का? +3 है ना। x-6 बराबर -3। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO6, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO, कोबाल्ट का 27 - 3 + 6 बराबर 36 × 2, है ना। नेचर ऑफ लिगेंड कैसा, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। फील्ड कैसा, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? मेटल लिगेंड फील्ड, मेटल लिगेंड फील्ड कैसा है? तो डी ऑर्बिटल टूटेगा नहीं। नो स्प्लिट ऑफ डी ऑर्बिटल। जब ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं करेगा, है ना, तो T2G और EG की बात ही नहीं होगी। और कॉन्फ़िगरेशन CO3+ का आर्गन के बाद 4s0 3d6 ही रहेगा। 3d6 का मतलब है ऐसा, 1 2 3 4 5 6, और ये टूटेगा भी नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहा। 4s 4p और 4d, इसमें एक घर, इसमें 3 घर, और इसमें 2 घर, 6 घर हुआ सब मिला के। हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? sp3d2। अरे यही एक घर था, p में 3 d में 2। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ?
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सबस्टांस पारामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? पारामैग्नेटिक है, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? n+2 का अंडर रूट, तो 4 4 2 6 6 तक 24 का अंडर रूट 4.9 bm। सबस्टांस पारामैग्नेटिक है। और क्या लिखना है हम लोगों को? सबस्टांस कलर्ड होगा, अब कलर कोई ना कोई होगा, ब्लू येलो ऑरेंज ग्रीन, यदि आपकी मन है तो याद रखेंगे, नहीं तो कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि क्वेश्चंस ऑप्शन में बनता भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू कलर्ड, तो बाकी 3 को कलरलेस होगा। कोई एक ही कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसमें कोई कलर है ना। कलर याद वाद करने से कुछ नहीं होता है। हालांकि कितना लोग जो है ना चैनल पे आकर के बोलते हैं कलर याद करिए 10 को 20 को, रहते 1,000 कलर याद करो ना, मैं तो आपको मना किया है? कौन मना किया है? करते रहो। लेकिन उसका टेक्निक है, वो जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि कलर होता किस वजह से। तो कलर होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से। किसी भी चीजों का कलर, इसी का नहीं, किसी भी चीज का कलर, एक इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड होगा वो सर्टेन वेवलेंथ का रेज एब्जॉर्ब करके हाई ऑर्बिट में कूदेगा। अब T2G में है तो EG में कूद जाएगा, और फिर EG से T2G में वापस आएगा तो कंप्लीमेंट्री कलर रिलीज करेगा। कलर होने का कारण यही है। तो कलर्ड होगा। और आगे, और आगे, हाँ आउटर ऑर्बिटल है, अब स्पिन फ्री होगा या स्पिन पेयर्ड होगा? तो बोलेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, यहां से भी दिखाई पड़ रहा है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यदि वीक लिगेंड होता है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनता है। ठीक है, आउटर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब के हिसाब से, मतलब देख के ही सब कुछ पता लग रहा है। अब हमें उतना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितना मेहनत नहीं करना है कि ये कूदेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। हम लोग खुद उससे निकाल लेते हैं कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, 2 डिमेरिट पकिया था उसमें, एक मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता रहे थे, कलर नहीं बता रहे थे, इसमें सब कुछ साफ साफ तो हम ही बता दे रहे, मॉलिक्यूल देख के बता रहे। काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं है, F6 से मतलब है। हाँ एक ही जैसा है, कॉम्प्लेक्स होमोलिप्टिक। इसमें 2 गो अमोनिया रह जाता तो लिख देते अनसिमेट्रिकल हो। हाँ है ना, जैसे इसमें 2 गो NH3 रह जाता और 4 गो F रहता तो अनसिमेट्रिकल हो जाता। इतना हो जाएगा तुमसे, बस यही IIT मेडिकल सबका क्वेश्चंस तो बना दिए। दीनानाथ को तुम भी कुछ सोच रहा है क्या? ये सब IIT BIT तो अब करके इंजीनियर बनेगा, अगर बाबू जी इंजीनियर है। हाँ, तो कोई तो अब सोच रहा है, पहले ही से बाबू जी इंजीनियर है, अब वो थोड़े ना बनेगा। वो IAS IPS बनेगा कि इंजीनियर घर ही में। अच्छा, दूल्हा बनने में भी तैयारी करना होता है क्या? ठीक है, बड़े जी, एगो टेट्राहाइड्रल फिल्म में टूटने वाला फोटो बनाना है सिर्फ।
नो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहाइड्रल फील्ड। देखो क्या क्या होना है इसमें, डी ऑर्बिटल होगा, लिगेंड्स आएगा, तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, लेकिन फिर टेट्राहाइड्रल है तो 6 को बनाना नहीं चाहिए, 6 को बनाना नहीं चाहिए, टेट्राहाइड्रल को कितना बनाना चाहिए, 4 ही ना, तो एक वो इधर, 2, 3, 4। देख रहे हैं जी, टेट्राहाइड्रल आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखो ऐसे बनाते हैं साहब, ऐसे टेट्राहाइड्रल ही बनाए, पिछले बार ऑक्टाहाइड्रल हम बनाए थे, ऐसे हो गया टेट्राहाइड्रल क्या। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, टेट्राहाइड्रल फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सिव फोर्स के वजह से डी ऑर्बिटल की एनर्जी एलिवेट कर जाए, है ना, एकदम डी ऑर्बिटल घुसा जाएगा। अब घुसा जाएगा तो क्या करेगा, घर टूट जाएगा। अब इस बार जो है एक्सिस और प्लेन फील्ड पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री है वो, तो 2 घर नीचे जो एक्सिस पे था और 3 घर ऊपर जो प्लेन में था, ठीक है, ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स बाई डी बाई जेड dzx, this is t2g and this one eg, है ना। और यहाँ जहां से टूटा है वो, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको, बैरी सेंटर। इसकी एनर्जी घट जाएगी 3/5 लैम्डा टी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 2/5 लैम्डा टी। बस हो गया, और क्या करना है इसमें, बाकी लिख दीजिएगा आप अपने से। स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहाइड्रल फील्ड बराबर 4/9 इंटू स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। ये फॉर्मूला दोनों का रिलेशन है, स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहाइड्रल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्रा हाइड्रल फील्ड, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। यही सब तो बात है।
वो 2 ऑर्बिटल नीचे इसलिए आया कि टेट्राहेड्रल फिल्म में वो जो एक्सिस है वो सफर फ्रॉम लेस रिपल्स, ये सफर फ्रॉम मोर रिपल्स। क्लियर है? नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, एडिशन ऑफ लिगेंड टू मेटल is a stepwise addition. That is, in every step, changes in their potential energy of complex. देखो ऐसे, मेटल प्लस लिगेंड Ml, Ml प्लस अगेन लिगेंड Ml2 है ना, और ये प्रोसेस रिवर्सिएबल, ये प्रोसेस रिवर्सिएबल है ना। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एक K1 K2 Ml2 प्लस अगेन L Ml3 Ml3 प्लस अगेन L Ml4 K3 K4। बोलो, मेटल और लिगेंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर बार जब लिगेंड जुड़ेगा तो बदल जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाएगा। इसलिए लिखे एडिशन ऑफ लिगेंड टू मेटल इज स्टेप बाय एडिशन, दैट इज इन एवरी स्टेप चेंजेज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब मान लो कि 4 लिगेंड जोड़ना था ऐसे, तो हम लोग ओवरऑल जो है ऐसे देखते हैं, Ml से Ml2 से Ml3 से, तो यहाँ फाइनली हम लोग लिखेंगे M प्लस 4L और बन जाएगा Ml4। क्लियर है? बन जाएगा Ml4। अब देखो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकलता है एक ठो, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दैट इज बीटा। बीटा इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर्टी थी, दैट इज K1 गुना K2 गुना K3 गुना K4। चारों को गुना कर देंगे तो ये आएगा। किसी को पता चलता है ये सब बात? ये दिन हो गया होगा, पता भी नहीं चलता होगा। देखो, K1 क्या बोलेंगे, Ml बाई Ml इंटू K2 क्या निकल के आएगा, Ml2 बाई Ml इंटू L, Ml3 बाई Ml2 L। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट गुना Ml4 बाई Ml3 L। अब बोलो, Ml2 कटा क्या, Ml3 कटा क्या, और क्या कटने वाला है, Ml से Ml कटा क्या, क्या बोलो क्या आया, Ml4 लास्ट वाला बाई
मेटल एम एल 1 2 3 एल का पावर 4। क्या ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही है ना? कहता है हाइयर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाइयर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट वेयर बीटा 4 वेयर बीटा 4 बीटा 4 लिख दे रहे हैं, बीटा ही कहते हैं इसको। 4 लेकिन 4 बार जोड़े तो बीटा 4, 6 बार जोड़ते बीटा 6 लिख देते। ठीक है, वेयर बीटा 4 इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। और बीटा 4 के ठीक उल्टा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। तो बहुत टफ बात नहीं है, लेकिन यदि आपको पूछता है तो आपको टफ जैसा लगेगा। बीटा 4 को कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब 1 बटा बीटा को क्या कहेंगे? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप बाय एडिशन। वैसे ही देना, तो ऐसे ही होगा। अकेले बैठना पड़ेगा, अपनी वजूद खुद बनानी है, नहीं तो जो समाज है ना तुम्हारा मजाक बना देगा। ये सब बात पे ध्यान देना है। समाज इसी के लिए होता ही है कि आपका मजाक बना दे। आप उसको मौका न दें, ये आपका काम है। वो तो बनाएगा ही, है ना, वो तो उसका काम है। और बेहतर यही होता है कि जो उसका काम है वो करे, जो मेरा काम है हम करेंगे। तो आगे वाले से, पीछे वाले से, बगल में जो बैठता है उससे आपको उम्मीद ही क्या रहता है कि वो मजाक बनाएगा। आपको क्या करना है? बचना है। बढ़े।
मैं देखते हैं कोशिश करते रहता है सर, वो वाला क्या कोशिश कर रहा है, मजाक ही नहीं बनाने की कोशिश करता है कि क्लासरूम में बैठे ले ये वाला वो वाला करते हैं। अब कुछ नहीं बचा है, अब जो है अपना एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको। अब बचेगा कौन सी, पढ़ा दिए सब। हाँ, अब किताब में है, किताब है तो कुछ लिख ले रहता है। हाँ देखिए, रिवीजन हमरा करना है, इसको थोड़े करना है। रिवीजन क्लास, क्वेश्चन बनाने का क्लास, वो हमको प्रैक्टिस करना है। वो तो ठीक ही है, वो तो अपना कर ही लिया है। एग्जाम 20 साल से फेल कौन हो रहे हैं, हम ना। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अभी क्लास में, तो दूसरा क्या इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि जितना ज्यादा चार्ज होता ना सेंट्रल एटम पे, उतना ज्यादा स्टेबल है। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, या जिसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द, more is the oxidation state of the central atom, a stronger the Lewis acid, a stronger the Lewis acid, higher the stability of complex, higher the stability of complex। देखो, लुईस एसिड कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखी जाएगी 3 की कमी है कि 4 की कमी है कि 6 की कमी है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, उतना स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होगा, और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसके, कॉम्प्लेक्स के। तीसरा पॉइंट, और स्टेबिलिटी देखनी है, लिगेंड से भी देखते हैं। लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्गर नेचर का है, जैसे अमोनिया NH3 है, Cn- है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है, दैट इज वाई दे कॉल स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्लोराइड से Cl- है, वीक लिगेंड। ठीक है, तो यदि कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इफ द कॉम्प्लेक्स एच a stronger ligand like NH3, CO, it is more stable than complex having big ligand like F-Cl-। ये स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड ऑल्सो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर लुईस बेस, है ना। अब कोई पूछता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, बताइए COF6 3- ज्यादा स्टेबल होगा या फिर CONH3
हॉल 6 3+ ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 है, तो ये पॉइंट तो गया। दोनों ही केस में 6 और 6 लिगेंड है, तो β6 वाला पॉइंट गया। नाउ दिस पॉइंट इज इन एक्शन, लिगेंड स्ट्रॉन्ग कहाँ है, NH3, तो ये कमजोर है और वो मजबूत कॉम्प्लेक्स है। APCN हॉल 6 3- और APCN हॉल 6 4-, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। ग्यारह 30 है ना। 4- वाला देखो यहाँ पे β4 खत्म, β6 वाला पॉइंट खत्म, CN ये पॉइंट भी खत्म, लिगेंड भी दोनों में सेम ही है। अब क्या देख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या है, तो x - 6 बराबर -3, x बराबर +3 और x - 6 बराबर -4, x बराबर +2। हाइयर द ऑक्सीडेशन नंबर, कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हाई है, +3 है +2 है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा, तो पता नहीं क्या करते थे आप, लेकिन आज के बाद आप अच्छे करेंगे जो भी करेंगे, है। क्या चाहते हैं बोल दीजिए। क्या चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। अब थोड़ा सा बात है मेटल कार्बोनाइल का, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, देखो मेटल कार्बोनाइल कहते हैं कि इसको है NiCO हॉल 4, दिस मॉलिक्यूल मेटल कार्बोनाइल है। निकेल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड तो कोई है नहीं। क्या नाम लिखोगे, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, है ना, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। टेट्राहाइड्रल है ये ज्योमेट्री में,
टेट्राहाइड्रल है ज्योमेट्री में, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया जाता है कि ये ज्यादा ही कुछ स्टेबल होता है। बोले ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा ये बात हो जाती है इसमें एक विशेष, कि इसके बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों का नेचर होता है। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड मेटल कार्बोनाइल, बॉन्डेड मेटल कार्बोनाइल। बोले सर सिग्मा तो आप समझ में आ रहा है, अब पाई कहां से ले आए एक के बॉन्ड में? दैट इज ए कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। होता क्या है कि सिनर्जिक इफेक्ट हम तुमको देते हैं और तुम हमको दो, हम भी तुमको जगह देते हैं और तुम भी हमको जगह दो। एक्चुअली में कार्बन मोनोऑक्साइड में पी ऑर्बिटल लास्ट वाला रहता है खाली, तो उस खाली इलेक्ट्रॉन में निकेल भी अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा और कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन निकेल के डी ऑर्बिटल में रखेगा। तो कहते हैं ना सपोर्ट मिलना, बैक टू बैक, दैट सपोर्ट, दैट कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे उसका विशेष नाम दिया गया है, बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है। द नेचर ऑफ बॉन्ड, the nature of carbon metal bond is a stronger as synergic effect और बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग लिख दिया। अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है? द सिग्मा बॉन्ड is formed by donation of electron pair of carbonyl carbon, donation of electron pair of carbonyl carbon in vacant d orbital of nickel, और कोई भी मेटल होगा, मेटल, while pi bond is formed by donation of electron pair from d orbital
of metal to vacant anti-bonding orbital of carbonyl carbon और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ करता था सिग्मा और पाई बॉन्ड, याद है? सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ करता था। तो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड का और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? जो सिग्मा बॉन्ड बनाया साथ साथ में पाई बॉन्ड बनाया, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, जो हम लोग के साथ एक्चुअली में लग रहा होता है। जितना हम आपको पढ़ा रहे होते हैं आप भी हमको उतना ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। दैट इज बैक बॉन्डिंग, बैक टू बैक, है ना? बैक टू बैक। क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे, है ना? आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बैक टू बैक ही काम हो रहा है। दैट इज बैक बॉन्डिंग। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, है ना? दिस फेनोमेनन हो गया खत्म यार, तुम झूठे परेशान। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज, अब सोचो तुम बैक बॉन्डिंग मेरे साथ नहीं करोगे तो हम तुमको आगे कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना? और इन बैक बॉन्डिंग से क्या होता है? सिनर्जिक इफेक्ट होता है, लिख दिए होंगे सिनर्जिक इफेक्ट, जिससे कि ये बॉन्ड और भी मजबूत हो जाता है। जैसे एक मॉलिक्यूल है FeCO5, कैसे बनाएंगे? तो जैसे आपको बॉन्डिंग करने आता था पहले वैसे ही Fe, अब CO 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 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, नहीं है शेप, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, बैक बॉन्डिंग हुआ और इस तरह से बात हो गई खत्म, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास हो जाता तो अच्छा था। चाहते हैं क्या? यदि चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास हो जाता